कई बार आपका हौसला नहीं टूटा, लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी है? भले राम थे, उनके जीवन में भी संघर्ष था, भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष था, भगवान ने भी संघर्ष किया। तो ये माने कि राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं, विद्रोही पहले भी थे, विद्रोही आज भी हैं। विद्रोहियों से संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगले 5 साल में स्वामी बाल मुकुंद जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्षेत्र की समस्याओं को मैं दूर कर पाऊं, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी दिन एक लिफ्ट में फंस गए, उसी 30 मिनट में आपके साथ एक ऑपोजिशन का एक व्यक्ति हो, तो आप किसे चाहेंगे, वो कौन हो और उनसे आप सवाल क्या पूछेंगे? ये वही परिवार है जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम जी के मंदिर पर विरोध किया। ये वही लोग हैं कि आतंकवादी को उसका मकबरा बने। ये वह देश विरोधी परिवार है जिनसे लिफ्ट में ये पूछूंगा कि भैया क्या जो नॉनवेज शॉप्स है वो अपने एमएलए बनने के तुरंत बाद उसको बंद करा दीजिए। रोड पे सारी नॉनवेज की दुकान कृपया हटा दीजिए। जब जब कांग्रेस की सरकारें रही जी, जयपुर में नॉनवेज के खुलेआम दुकानें और खुलेआम मांस बेचना, खाना, इस अपराकाशी में कराची जैसा माहौल बना देना ये उचित नहीं था। अन्यथा मेरा एक स्लोगन है कि आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा नुकसान आप ही का है। Hi, this is Shivam Purohit and you're watching Yug Charan Dialogues. Well, आज के गेस्ट सिर्फ एक एमएलए नहीं है। कुछ लोग उन्हें संत के रूप में जानते हैं, कुछ उन्हें आउटस्पोकन लीडर मानते हैं और कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज के वजह से पहचानते हैं। मीट शॉप से लेके इंडियन फ्लैग जैसे मुद्दों तक इन्होंने कई बार हेडलाइंस बनाई। वेल, आज सिर्फ हम हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, उस हेडलाइंस के पीछे के कारण से भी रूबरू होंगे विद द वन एंड ओनली स्वामी श्री बाल मुकुंद आचार्य जी। So, as I always say, sit back, relax and enjoy the podcast. स्वामी बाल मुकुंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय सिया राम। शिवन जी बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको? मैं इतना प्रसन्न हूँ आपको देख के, और आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लगा, और जिस प्रकार से युग चरण देश और दुनिया के लोगों में, विशेषकर यूथ में चर्चित हो गया, तो मेरा भी मन था कि मैं युग चरण के साथ सबसे चर्चा कर पाऊँ, कुछ सुनूं, कुछ कहूँ, कुछ मुझे वहाँ से और कुछ आगे करने का मौका मिले। व्यूज़ क्या कहते हैं, दर्शक क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है, काम से लेकर और हमारी संस्कृति को। तो आज जुड़ने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले युग चरण की पूरी टीम को और सुराना जी को और शिवम पुरोहित को, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार से आपका ब्रॉडकास्ट लोगों में अपनी हृदय में, मन में जगह बनाए और आपके इस कार्य को आप जयपुर से लेकर देश और दुनिया में लेकर आगे बढ़ते रहें। क्या बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत लोग तक पहुँचे। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं देश दुनिया में, बहुत लोग आपके चाहने वाले हैं, बहुत लोग आपको देखते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइए, लोग स्वामी बाल मुकुंद जी को एमएलए के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग 20-25 साल पहले चल जाए तो स्वामी बाल मुकुंद जी कौन थे? मुझे 30 साल पहले से आप शुरुआत करें जी। वैसे तो शुरुआत मेरी एक मंदिर के पुजारी के रूप में ही है, क्योंकि मेरे यहाँ परंपरागत जब से आमेर रियासत थी, जयपुर तो बहुत बाद में बसा है, हम लोग आमेर रियासत के समय से जयपुर में प्रतिष्ठित मंदिर के पुजारी के रूप में, और मेरे पूर्वज हमारे परंपरागत मंदिर सेवा, पूजा, आराधना, सत्संग, कथा, प्रवचन, स्वाध्याय, इन सब से पूरा क्रम पारिवारिक जुड़ा रहा है। बाल अवस्था से शाखा से नियमित रहा। मेरे परिवार पूरा गुरु महाराज जी तक भी हमारे वो जन संघ से जुड़े रहे, जन संघ से स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे, स्वयं सेवक संघ से फिर मैंने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में लगातार कार्य किया। अनगिनत राम मंदिर के विषय से लेकर अनगिनत सनातन विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए आंदोलन किए।
धर्म की रक्षा के लिए जहाँ आवश्यकता पड़ी, गोरक्षा के लिए जहाँ आवश्यकता पड़ी, वहाँ सरकार किसी की भी रही हो उसके सामने डटकर मुकाबला करते रहे, खड़े रहे। तो एक तरफ धर्म था, एक तरफ धर्म सनातन परंपराएं संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष था। ये पूरा शुरुआत बाल अवस्था से हुई और लगातार एमएलए बनने से पूर्व यही सब क्रम रहे। और जिसी का प्रमाण था कि पिछली कांग्रेस का सरकार था राजस्थान में, और राजस्थान के धर्म विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग खड़े थे। भले कावड़ यात्रा को रोकने का काम कांग्रेस ने किया, हम विरोध में रहे। कावड़ियों पर पत्थर फिकवाने का काम कांग्रेस ने किया, हम विरोध में खड़े रहे। कांग्रेस ने अनगिनत प्राचीन देवालयों को, मंदिरों को, इस अपराकाशी के प्राचीन स्थानों को, धर्म स्थानों को खंड करवाने का काम, विधर्मियों के द्वारा उनको तोड़वाने का काम, अनगिनत धर्म स्थलों पर पेशाब घर बनाने का काम जो कांग्रेस ने किया, उसके खिलाफ आंदोलन में रहे। और उसका नतीजा ये रहा कि देशद्रोह तक का केस मुझ पर लगा। अनगिनत केस पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में लगाए गए, लेकिन हम डरे नहीं, हम डटे रहे। और लगातार राष्ट्र पहले, राष्ट्र के साथ हमारा धर्म, संस्कृति, सनातन परंपराएं, क्योंकि इसके वाहक हैं हम लोग। विधायक आज हूँ, विधायक से पहले एक धर्मगुरु हूँ, और लाखों हमारे धाम से, पीठ से जुड़े हुए लोग हैं। उन सबका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए मेरे लिए मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है, मेरे राष्ट्र के साथ साथ मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं, उनका संरक्षण होना चाहिए। और यही सब काम करते हुए भारतवर्ष की सर्वाधिक प्रतिष्ठित, लोकप्रिय और एक विराट परिवार भारतीय जनता पार्टी, जिसने मुझ पर विश्वास किया और मुझको भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राजस्थान की हवामहल विधानसभा से मेरे परिवारजनों की सेवा करने का मुझे एक शुभ अवसर मिला है, जो मैं कर रहा हूँ। ये मेरी उपलब्धि है और यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे अभी बताइए, जब इतना चीजें हो रही थी और आप इतने सालों से कर रहे थे, कई बार आपका हौसला नहीं टूटा कि लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी है? कई बार आपको ये नहीं लगा, वो चुनौतियों के कैसे आपने उससे सामना किया? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, आध्यात्मिक हैं, अपने सत्संग प्रवचन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं। जीवन में सरलता कैसे आए, संघर्षों से लड़ते हुए आगे कैसे बढ़े, ये हम सब लोगों को अपनी ओर से दिया करते हैं। तो वही बात अपने पर लागू होती है। भगवान कृष्ण के समय में भी संघर्ष था, लेकिन भगवान कृष्ण के संघर्ष से आप हमने सीखा कि अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रिश्ते, इनको बचाने के लिए अपनों के से भी लड़ना पड़े, जो विद्रोही के रूप में काम कर रहे हैं, धर्म विरुद्ध में काम कर रहे हैं, संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण डटे रहे, और भगवान कृष्ण का वो गीता उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है, न कि किसी हिंदू और या सनातनी के लिए है। भगवान कृष्ण का वह गीता उपदेश भगवान कृष्ण को, कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन को मोटिवेट नहीं कर रहा है, इस संपूर्ण जगत को मोटिवेट कर रहा है कि हमें किस समय, किस समझदारी से, कैसे उस समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। धर्म क्या कहता है, उस बात को भगवान कृष्ण से हमने लिया। और भले राम थे तो राम जी के समय में हमारे परम ब्रह्म राम, आराध्य हम सबके, उनके जीवन में भी संघर्ष था। भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष था। देवादिदेव महादेव के समय में भी संघर्ष था। भगवान ने भी संघर्ष किया। तो ये भगवान से हमें संदेश है कि जो साकार रूप में आएगा मनुष्य, वो संघर्ष के साथ चलेगा और आगे बढ़ेगा। क्या बात। संघर्षों को काटने की विधि शास्त्रों में वर्णित है, जो आध्यात्मिक है और जो अध्यात्म मार्ग में चलता है, संघर्षों को वो काट सकता है। तो संघर्ष आएंगे, विद्रोही आएंगे, विरोधी आएंगे, लेकिन सत्कर्मों में, अच्छे कामों में, राष्ट्र के लिए हित में काम करेंगे। तो ये माने कि राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं, विद्रोही पहले भी थे और विद्रोही आज भी हैं। तो विद्रोहियों से
संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्या बात है। लोग आपको लीडर देखते हैं, आपने इतना कुछ करा है। आप मुझे बताइए, स्वामी बाल मुकुंद जी को आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, बट आप मुझे बताइए स्वामी बाल मुकुंद जी को कौन मोटिवेट करता है? सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु के प्रति बड़ा समर्पित हूँ। जी। जिन गुरु महाराज की शिक्षा दीक्षा मुझे मिली, जिनका मार्ग प्रशस्त करने का जिनसे मुझे ज्ञान मिला, मैं अपने गुरु और गुरु के माध्यम से मुझे मेरे इष्टदेव बजरंगबली, जैसा मैंने कहा पीढ़ियों से हमारे यहाँ बजरंगबली की सेवा है और हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। हनुमान चालीसा में आप हम सब पढ़ते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्धि जगत उजियारा। इस चौथे युग के स्वामी श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जिन्हें 8 सिद्धि 9 निधियों का आशीर्वाद है। 7 धरती से नीचे, 7 धरती से ऊपर, 14 लोकों में जिनका राज है, 14 भुवनों के स्वामी हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट देव, जिनकी कृपा से, आशीर्वाद से निरंतर मुझे बल मिलता है, बुद्धि मिलती है और शक्ति मिलती है। संघर्षों से सामना करते हुए विद्रोहियों को परास्त करने का आशीष मिलता है और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं विचार करता हूँ तो कहीं ना कहीं वह अदृश्य रूप में मेरे साथ रहते हुए वही सारे काम सिद्ध करते हैं, ये मुझे विश्वास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा आज तक इमोशनल दिन कौन सा था? मेरी माँ का इस दुनिया से चले जाना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का और बहुत पीड़ा का दिन था। और शाम होने पर प्रतिदिन मेरी माँ मुझे स्मरण में रहती है, क्योंकि अक्सर पूरा दिन हर क्षण ही रहता है, लेकिन शाम का एक समय ऐसा होता है कि जब माँ बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मुझे कोई ज़्यादा भावुक कर देता है कोई क्षण, तो वो मेरी माँ का स्मरण है और वही मुझे हमेशा बार बार गुरु महाराज जी का तो मुझे ज्ञान, सतमार्ग और इष्ट के प्रति भक्ति वह हमेशा याद रहती है। कब क्या कहा उन्होंने, कब कब कौन सी बात, और अभी भी मुझे मन के भीतर इशारे से बताते रहते हैं मुझे कब क्या करना चाहिए। लेकिन भावुक वाले क्षण हैं वो मेरी माँ का स्मरण है। कोई भी बेटा जिंदगी में ये प्रे करता है कि उनके पेरेंट्स जिंदगी भर तक जीवित रहे, कोई भी नहीं चाहता। मैं अपने कार्यक्रम में कहा करता हूँ शिवम जी, मेरे प्रवचन सत्संगों में मैंने बहुत इस बात को हमेशा रखी है। जी जी। पूरी दुनिया आपको हराना चाहती है, आपके साथ बैठा व्यक्ति, आपका साथी, वो भीतर में कोई षड्यंत्र रच रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी उपलब्धि से सब लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपके साथ वाला आपका अंदर में शत्रु बना हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दुनिया में 2 लोग हैं जो आपकी उपलब्धि चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं, आपको शिखर पर चाहते हैं कि वो बनना चाहते थे, खुद न बन पाए, लेकिन वो आप में देखना चाहते हैं। हर दुनिया की वो खुशी आपके लिए चाहते हैं। सिर्फ वो 2 लोग हैं, उनमें एक आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको गढ़ा है, चुना है, बनाया है। बस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इस दुनिया में आपको समर्पित किया है। वह गुरु आपकी ज्ञान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आप किसी से प्रेरित हैं, उसके दिए हुए संस्कार हो सकते हैं, और दूसरे आपके माता पिता, वह दोनों एक ही हैं। एक ही। माता पिता अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपनी संतान के लिए ये चाहते हैं कि वो तरक्की करे, हर उस सफल मुकाम पर वो पहुँचे जिसके लिए उन्होंने कभी खुद के लिए सोचा था। अपनी खुशियों को, अपनी भूख को पानी से शांत करके, रोक कर अपनी खुशी को वे अपने संतान के लिए चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी वो हर सफल सीढ़ी पर चढ़े, वह तरक्की करे, मैं न कर पाया वो जरूर करे। माता पिता और गुरु अपने शिष्य और संतान से हारना चाहते हैं और पूरी दुनिया उस व्यक्ति को हराना चाहती है, लेकिन वो एनर्जी इतनी बड़ी है कि उस एनर्जी के साथ व्यक्ति चलता है तो सफल होता है। क्या बात है। और आज वो बहुत खुश हो रहे होंगे मुझे आपके साथ देख कर।
अब आप मुझे बताइए स्वामी जी कि अगले 5 साल में, आज आप हैं, लोग क्या आप इतनी सेवा कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, अगले 5 साल में स्वामी बाल मुकुंद जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे जो जिम्मा, जो दायित्व, जो सेवा का अवसर मिला है मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, और मुझे देवतुल्य हवामहल विधानसभा के मेरे परिवारजनों ने जो मुझ पर विश्वास अपना दिया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं और उस क्षेत्र की जो मूल समस्याएं थी, मानता हूँ कि 100 की 100 नहीं कर सकते, लेकिन 98-99 के आसपास मैं पहुँच जाऊँ और मेरे क्षेत्रवासियों की उन समस्याओं को मैं, क्षेत्र की समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वही मेरे पे सबसे बड़ा विश्वास जो मेरी विधानसभा के परिवारजनों ने मुझ पर दिया है, वह मेरा विश्वास सफल होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी दिन एक लिफ्ट में फंस गए और 30 मिनट के लिए आप एक लिफ्ट में फंस गए। उसी 30 मिनट में आपके साथ एक ऑपोजिशन का एक व्यक्ति हो, तो आप किसे चाहेंगे, वो कौन हो और उनसे आप पहला सवाल क्या पूछेंगे? मैं अपोजिशन में बात करूं जी। तो यहाँ आज़ादी के बाद में एक परिवार ने लंबे समय राज किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कहता है कि हम सेवा कर रहे हैं, और हमारे प्रमुख सेवादार आदरणीय मोदी जी हैं जो प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। लेकिन एक पार्टी ऐसी रही आज़ादी के बाद से लंबे समय, उन्होंने सिर्फ राज किया। उस राज करने वाले परिवार में से कोई अगर लिफ्ट में मेरे साथ होगा, जी। उनकी जो विदेशी भावनाएं हैं, इस देश की संस्कृति परंपराओं की विरोधी जो भावनाएं हैं, इस देश के खिलाफ अब तक जिस प्रकार के षड्यंत्र उन्होंने देश विरोधी रचे हैं, मैं उनसे एक सवाल अवश्य करूंगा, उस परिवार के सदस्य से, कि आपको इस देश ने इतना मान सम्मान दिया, अपनी पलकों में बिठाया, सर्वोपरि स्थान, सेवा का अवसर आपको दिया, कई पीढ़ियों में यश कमाने का मौका दिया, लेकिन आपने क्या दुश्मनी निकाली इस देश से कि इस देश की धर्म, संस्कृति, परंपराएं, यहाँ के धर्म ग्रंथों को, इन सबको आपने तालों में बंद करवाकर, और विदेशी जो असुरी रूप में ताकतें थी जो इस देश पर कभी राज करके गई और फिर राज करने की उम्मीद रखती है, ऐसे लोगों से क्या आपने, उनसे प्रेरित होकर क्या देश की ऐसी एजुकेशन आपने बनाई जिन्होंने देश के लिए लड़े, जिन्होंने मुगल, अंग्रेज, यमन, अनगिनत इन आतंकताइयों को परास्त किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया। भले गुरु गोविंद सिंह जी हो, तेज बहादुर सिंह जी हो, भले महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, लक्ष्मीबाई हो, अनगिनत बड़ी लिस्ट है, हजारों लाखों की, जिन्होंने इस देश को संघर्ष करके, अपने आप को बलिदान करके, अपना और अपने परिवारजनों को उस युद्ध में समर्पित करके इस देश को बचाने का काम किया, धर्म, संस्कृति, परंपराओं को बचाने का काम किया। उस विदेशी चकाचौंध में न पड़कर इस देश की संस्कृति, परंपराएं जीवित रहे, उसके लिए काम किया आपने। उन सबके इतिहास को मिटाने का काम किया। ये षड्यंत्र आपने जो रचा, उसके लिए आपको कभी भी ये देश माफ नहीं करेगा। देश के धर्म, संस्कृति को मिटाने वाले अनेकों आए और चले गए, लेकिन कोई मिटा नहीं पाया। लेकिन मिटाने वालों में एक नाम उस कांग्रेस का रहेगा, उस कांग्रेस के उस परिवार का रहेगा जो विदेश से आकर इस देश, विदेशी संस्कृति, परंपराओं से प्रेरित वो व्यक्ति, वो परिवार जिसने इस देश पर राज तो किया, लेकिन इस देश को लूटने का काम, भारत की संस्कृति, परंपराओं को मिटाने का काम और धर्म विरोधी कार्य इस देश में आकर आपने किए। ये वही परिवार है जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा। ये वही परिवार है जिन्होंने राम जी के मंदिर बनने पर विरोध किया। ये वही परिवार है
जो इस देश में आतंकवादी आ जावे और आतंकवादी की जमानत कराने के लिए वकील खड़ा करते हैं, ये वही लोग हैं कि आतंकवादी को सम्मानपूर्वक उसका मकबरा बने, उसके लिए उसके पक्ष में खड़े रहें। ये वह देश विरोधी परिवार है जिसका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। ये देश के धर्म, संस्कृति, परंपराओं को, देश के इतिहास को मिटाने वाला परिवार है, जिनसे लिफ्ट में ये पूछूंगा कि भैया क्या आपको वह जो आतंकवादी थे, जो इस देश को लूटने आए थे, वह मुगल थे कि अंग्रेज थे कि यमन थे, क्या आप उनसे प्रेरित हो या उनके परिवार के सदस्य हो जिनके कहने से आपने काम किए? ये सवाल अवश्य पूछूंगा उन लोगों से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने आतंकवादी का नाम ये लिया, आतंकवादी का जिक्र करा। आप अगर मुझे चाहे बताना चाहते हैं कि कौन से आतंकवादी को कांग्रेस ने सपोर्ट करा? बहुत सारे विषय हैं। आपको मुंबई का स्मरण में होगा, जी पाकिस्तान से एक व्यक्ति होटल में घुसा, किस प्रकार से जी उसकी जमानत के लिए, अनगिनत की जमानत के लिए उठाकर देखें आप इतिहास। कांग्रेस ने अपने वकील खड़े किए और उनकी यहाँ पर उनके लिए प्रेयर करवाई गई। अच्छा, उनकी मकबरे बने, सम्मान उनको सम्मान के तौर पे दिया जाए। आप देखें, जो देश विरोधी ताकत है, जो देश को आतंकवाद के माध्यम से खोखला करने के लिए लगातार षड्यंत्र रच रहा है, जो इस देश में अनगिनत लोगों की हत्यारा है, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ऐसे लोगों के लिए खड़ी रही है। उनको सम्मान दिलाने के लिए निकाल कर देख लें आप, सबको पता है, पूरे देश को पता है, इसको पता है। तो ऐसे लोगों को अभी माफ ये देश नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से अगर हम बीजेपी की बात करें, आपको छोड़ के मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से बीजेपी में सबसे अच्छा लीडर कौन है, अगर आपको एक लीडर चुनना हो तो? संपूर्ण बीजेपी, पूरे भारतवर्ष का बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो प्रत्येक लीडर है। और पूरा बीजेपी एक परिवार है। और इस प्रकार का परिवार नहीं है कि सिर्फ खाली एक परिवार में मम्मी, बेटा, जीजी, जियाजी हो, या पारिवारिक राजनीतिक दल हो और एक परिवार के लिए पूरी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हों। यहाँ बीजेपी परिवार का अर्थ है कि संपूर्ण परिवार एक है और संपूर्ण परिवार का एक मत है कि राष्ट्र पहले, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार है। वही पूरा भाजपा एक परिवार, एक लीडर, पूरा एक परिवार है। फिर भी मतलब आपके हिसाब से सभी एकजुट है, लेकिन फिर भी ये तो एक प्रश्न है, कोई भी अगर आपको एक नाम लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर एक नाम आपको लेना। देखिए, इस परिवार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस जनसंघ का स्थापना की, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही लक्ष्य था। उस समय वह अपने आप में एक मिनिस्टर थे, पद पर थे और अनगिनत पदों पर स्थापित थे। लेकिन उस समय कांग्रेस की नीति, नेहरू जी की नीति देखी गई कि इस देश के अनगिनत प्रदेशों को काटने का काम चल रहा है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को एक करके देश को एक किया, हम उन्हें याद करते, नमन करते, और उनके इस किए हुए कार्य के लिए पूरा देश ऋणी है कि आज देश एकता के साथ है। इसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि नेहरू जी कश्मीर को इस देश से अलग कर चुके थे, कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान में दे चुके थे, और जम्मू कश्मीर में जाने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता था। अच्छा, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की भी यही स्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी और वह बांग्लादेश में जाने की स्थिति में था। पश्चिम बंगाल से कश्मीर को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, और आज जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी एक विराट परिवार उसी कार्य को लेकर चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प था कि प्रत्येक गांव, ढानी, अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, कहीं दूर दराज बैठा व्यक्ति, उस तक केंद्र और राज्य की सरकारों की योजना का लाभ पहुँचे। कोई भी इस देश में गरीब नाम का शब्द किसी के आगे ना लगे, कोई भी माता, बहन, बेटी कहीं पिछड़ी ना रह जावे, कोई युवा, कोई किसान कहीं किसी रूप में पीछे ना रह जावे। 4 भागों में इस जात को बांटा,
किसान हो, युवा हो, माताएं बहनें बेटियां हो, या फिर इस देश का कोई गरीब हो, सिर्फ ये जात, इन सबको सशक्त और मजबूत करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसी क्रम में इन सबका राष्ट्र को समर्पित जिस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य किए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप देखें 2014 के पहले इस देश की परिस्थितियां क्या थी। मैं राजनीति में नहीं होता तो भी मैं ये बात कहता था और कहता रहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा है, यश बढ़ा है, भारत की संस्कृति परंपराएं, जो भारत की अध्यात्म कहता है वसुधैव कुटुंब, उसको सही मायने में किसी ने काम किया तो वो आदरणीय मोदी जी ने किया। कैसे किया? देश के बाहर पूरी दुनिया में भारत की सनातन संस्कृति हुआ करती थी। अभी कुछ दिनों की एक यात्रा आपने देखी है, वहाँ के प्राचीन मंदिरों को दिखाया जा रहा है और इंडोनेशिया के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम भारत करेगा। ये सब संभव हो पाए मोदी जी भारत की धर्म की, संस्कृति की, परंपराओं को लेकर, भारत के विकास को लेकर पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं और दुनिया के वह देश जहाँ भारतीय संस्कृति परंपराएं कभी थी उन्हें पुनः जागृत करने के लिए, उन्हें हमारे मित्रवत व्यवहार के लिए और वसुधैव कुटुंब इस बात को पूरी करने के लिए मोदी जी ने कार्य शुरू किया है। और 2014 की बात देखें कि आज भारत विकास तिरंगे के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ में देश और दुनिया में हमारा मान सम्मान, यश, गौरव बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री जब अग्रणी पंक्ति में सामने मध्य में खड़े होते हैं तो आपको और मुझको ये खुशी होती है कि ये भारत यानी मैं आज अग्रणी पंक्ति में आगे खड़ा हूँ। 2014 के पहले प्रधानमंत्री को हम लोग टीवी पर, समाचार पत्र पत्रिकाओं में ढूंढा करते थे कि कौन सी लाइन में कहाँ मेरे प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं, तो कहीं हल्की सी पगड़ी नजर आती थी कि हाँ यहाँ खड़े हैं वो तीसरी चौथी लाइन में। आज प्रधानमंत्री प्रथम पंक्ति में खड़ा होता है। इस देश को मान सम्मान, यश, कीर्ति, इस देश की समृद्धि और संस्कृति, परंपराएं, धर्म को वाहक के रूप में आज जो मोदी जी इस देश को मिले हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं पर्सनली कहा करता हूँ कि डायनेमिक जो शक्तियाँ आती है, भगवान की जो ऊर्जाएं आती है, वो ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आती है कि स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को स्मरण में करते हैं, देश के उन पुरोधाओं को स्मरण में करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग मोदी जी को देखते हैं कि उन नरेंद्र ने कहा था और आज एक नरेंद्र उस काम को पूरा कर रहे हैं। तो मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को, संस्कृति को, परंपराओं को, यहाँ के विकास को, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को संपन्न और समृद्ध करने का जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम किया है, ये हो ना हो जरूर कोई शिव का ही अंश हो सकता है, कोई शिव का परम भक्त हो सकता है, कोई ना कोई उस आध्यात्मिक शक्ति की कोई ऊर्जा हो सकती है जो इतना बड़ा ऐसे काम कर सकती है। आप सोचें, आप रात को इस देश में है, सुबह किसी देश में है, दोपहर किसी देश में है, शाम को फिर भारत में है। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतना कार्य करने की क्षमता किसी आम आदमी में तो नहीं हो सकती। बट ऑपोजिशन ये भी बोलती है कि अगर इंटरनेशनल ट्रिप्स करते रहेंगे, उन्होंने बोला है कि अगर इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं तो अपने देश को आगे कैसे करेंगे, ये ऑपोजिशन बोलते हैं। जब भी ये चीज़ आती है, जो प्रशंसा लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने करा है, मैं फिर कुछ कहूँगा तो बात दूर तक जाएगी। विपक्ष का काम है बोलना। अच्छा उन्हें बोलना नहीं है क्यों, विपक्ष है। और हाँ, मोदी जी क्या और मोदी जी की टीम का और भारतीय जनता पार्टी परिवार का काम है निरंतर आगे बढ़ते रहना, अपने देश को आगे रखना और अपने देशवासियों के लिए उनके हित में जो करना पड़े वो करना। क्या बात। आज हमारे पूरी दुनिया से संबंध अच्छे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। देश और दुनिया में आज हम लोग, पहले कभी एक ज़माने में सुई से हवाई जहाज़ तक विदेशों पर निर्भर थे, आज 80% हम लोग अपने ही देश पर निर्भर हैं। आने वाले समय में 100 के 100 होंगे। देश की जीडीपी बढ़ गई, सशक्त और मजबूत हो गया और देश में विदेशी उद्यमी यानी व्यापारी घराने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित हो रही है और देश अब विदेशों को सप्लाई देने लगा है। देश बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे क्षेत्रों में, विदेशों में देश की सरकारी एजेंसियां जाकर काम करने लग गई।
आप सोचें कि पहले कभी हम लोग अमेरिका, जापान, चाइना इत्यादि की बातें किया करते थे, सही बात। आज उस दुनिया में आप हमारी बात होती है, हमारी चर्चा होती है। तो मुझे ये प्रसन्नता, ये खुशी है जी। कि ये जितने भी विपक्षी बोलने वाले, इस देश के विरोधी लोग, जिस प्रकार से देश के विकास को अब तक सबसे बड़ा इनका कार्य समय रहा इस देश की सेवा का, उस समय ये कर नहीं पाए। इनके पास मौका था। इन्होंने देश को बेचने का काम, देश को लूटने का काम, देश की संस्कृति परंपराओं को मिटाने का काम, देश के विकास को रोकने का काम, देश को और गरीब से गरीब बनाने का काम इन्होंने किया। अब 2014 के बाद में जो चमत्कार हुआ है, ऐतिहासिक विकास हुआ है, और विकास के साथ संस्कृति परंपराएं पूरी दुनिया में जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट विपक्ष के रूप में नजर आ रही है। लीडरशिप की हम बात करते हैं। अगर लीडरशिप क्वालिटी कुछ हमारे नरेंद्र मोदी जी से आपको अगर लेनी हो तो वो कौन सी लेंगे? इतनी सारी लीडरशिप क्वालिटी हैं हमारे पीएम के पास, तो आपको एक या दो लीडरशिप क्वालिटी जो आप उनसे लेना चाहें। सबसे बड़ी तो देखिए उनकी काम करने की जो क्षमता है, जी। जो ऊर्जा है, वो अद्वितीय है। कि कैसे एक आदमी प्रातः ब्रह्म बेला से लेकर मध्य रात्रि तक काम कर सकता है। जी। ये उनसे बहुत बड़ा एक सीखने को हमें मिलता है। दूसरा, उनकी कार्य करने की क्षमता के साथ साथ कार्य करने की नीति, जी। किस प्रकार से कूटनीति के द्वारा संपूर्ण दुनिया के लोगों से अच्छे संबंध बनाए जाएं, जी। किस प्रकार से हम लोग भी उस अग्रणी पंक्ति में भारतवर्ष विकास के साथ साथ जब ग्लोबल की बात हो तो नजर आए। देश के प्रत्येक नागरिक का ध्यान, बालक से लेकर जब मन की बात आप हम सुनते हैं जी। तो मुझे आश्चर्य होता है कि कौन गांव गठानी का कहाँ आदमी, उसने क्या बनाया है, क्या उस गांव की प्रसिद्धि है, उसकी कौन सी खाने की चीज़ प्रसिद्ध है, कौन सी उसकी पहनने की चीज़ प्रसिद्ध है, कौन सी वहाँ की इमारत प्रसिद्ध है, कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध है। मतलब इतनी जानकारी एक देश के प्रधानमंत्री के पास में इतना काम होने के बाद रखना, और उस जानकारी को मन की बात के द्वारा अपने देशवासियों के बीच में कहना, और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे पैसे को पर्सनली जानते हो, इस प्रकार से मोदी जी का जो कार्य करने का तरीका है वह अद्वितीय है। पूरी दुनिया के किसी लीडर में नहीं है साहब। पूरी दुनिया के किसी लीडर में इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी, इस प्रकार की काम करने की नीति। देश में प्रत्येक हथियार विदेश से खरीदा जाता था और उसमें पिछली सरकारें घोटाले करती थी और वह विदेशी बैंकों में अपना पैसा जमा करती थी। ये सबको जग जाहिर है, घोटाले पता है। आज देश दुनिया को हथियार बनाकर दे रहा है। 80% हथियार अपने खुद के बनने लगे हैं। ये हकीकत है। जो सपना कभी देखा भी नहीं था, वो सपना, पहले तो सपना इतना ही था 2014 पहले कि एक भरपेट रोटी तो मिल जाए। एक 2000 प्रति व्यक्ति आमदनी हो चुकी है। कैसा सा कैसा मजदूर ले लो, पर डे 2000 कमाने की स्थिति में है। ऐसी जो कार्य हुआ है, इस प्रकार की नीतियां बनी, इस प्रकार की योजनाएं बनी है, इस प्रकार से देश को मजबूत किया गया है कि प्रत्येक देश का नागरिक मजबूत हो। सबसे और बड़ी उपलब्धि की बात है कि छोटी छोटी बात पर किसी ने कभी नहीं ध्यान दिया। ये मैं मेरे चित्त की बात, मन की बात कह रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि आज पहले क्या किसी प्रधानमंत्री को, सरकारें रही, किसी ने ये सोचा कि शौचालय की आवश्यकता है? आपने सोचा कभी? शौचालय की आवश्यकता है या नहीं? शौचालय की आवश्यकता तो गांव में हर जगह, सब जगह होनी है। नहीं थी, लेकिन किसी ने सोचा इसकी आवश्यकता है। सही बात। सुबह 4 बजे उठ के कहाँ कहाँ लोग माताएं बहनें जा रही हैं, बिल्कुल। पुरुष कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल। किसी ने कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री ने इस भारत को स्वच्छ करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उन्हें अगर उस समय दिखी तो उन्होंने, लोगों ने, विपक्ष ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, लेकिन लाल किले से भी उस बात को कहा जिसकी वाकई में आवश्यकता थी। देश को हर क्षेत्र में उन्नत करने के लिए कभी आपने, मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्वच्छता पे कभी विचार करूंगा। मोदी जी ने हमें प्रेरित किया कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, यानी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा देश स्वच्छ हो। स्वच्छ भारत अभियान। मेरा मेरा देश योग के माध्यम से स्वस्थ हो। मेरा देश शौचालय के माध्यम से उस सोच से मुक्त हो जिस सोच से, शर्म से, डर से सुबह अंधेरे में भागा करते थे।
इतना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन इस देशवासियों में किया है, उनके मन के चित्त के भीतर जगह बनाई है। और आज देशवासियों ने तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार भी मोदी सरकार, और मोदी सरकार की जो मांग हो रही है, लोगों ने जो पलकों पर बैठाया है, ये मोदी जी के कार्य करने की प्रणाली है, जिसे मैं नमन करता हूँ। और मोदी जी को पूरा देश सैल्यूट करता है कि आपने जो इस देश में ऐतिहासिक परिवर्तन किया और जो देश को उन्नत और विकास की ओर पहुंचाया, उसके लिए पूरा देश के लोग ऋणी हैं। क्या बात। भूतो न भविष्य, कभी हुआ नहीं, कभी आगे का पता नहीं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जो हुआ है वो ऐतिहासिक है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब आप स्वामी जी, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। जो आपको चाहने वाले हैं, आप उनके दिल में रहते हैं, लेकिन आप हेडलाइंस में भी बहुत रहते हैं तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हम एक बार सवाल करते हैं आपसे। जो ऑपोजिशन हो गए या लोग आप में, या हेडलाइंस हो गए न्यूज़ चैनल्स में, आपके बारे में कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। एमएलए बनने के तुरंत बाद, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज तक लोग इसकी चर्चा करते हैं। जो नॉनवेज शॉप्स हैं, वो अपने एमएलए बनने के तुरंत बाद उसको बंद करा दी गई। काफ़ी चर्चा हुई और आज तक वो चर्चा होती है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैटर है पूरा? देखिए श्रीमान, मेरी विधानसभा हवा महल का परिचय आप जानिए जी। हवा महल विधानसभा परकोटे के भीतर है, पुराना शहर। जी। इस जयपुर का एक उपनाम है अपरा काशी। एक काशी विश्वनाथ की है, बनारस। जी। एक काशी जयपुर को कहते हैं। जी। एक नाम है इसका उप वृंदावन। जी। एक वृंदावन मथुरा के नज़दीक है, दूसरा वृंदावन मेरे परकोटे को हवा महल को कहा जाता है। जी। तीसरा नाम है पिंक सिटी। चौथा इसको सेकंड पेरिस कहा जाता है। सेकंड पे इसको सम्मान मिला है जयपुर को, बिल्कुल, कि पूरी दुनिया यूनेस्को की जितनी सिटियां ली जाती है उसमें एक जयपुर को रखा गया है। इस जयपुर की संस्कृति, परंपराएं, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का हवा महल, यहाँ का जल महल, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का नारगढ़, यहाँ का जयगढ़, ये सब देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। इसे संरक्षित करना आपका और मेरा जिम्मा बनता है। एकदम सही बात। यहाँ के प्राचीन मंदिर, उन मंदिरों के समीप एक घर है, एक मंदिर है, एक घर, एक मंदिर है। ये जयपुर के पुराना आर्किटेक्चर आप देख ले शहर में, बिल्कुल एक से एक प्राचीन मंदिर है। यानी धर्मनगरी है, मानते हैं इसे, अध्यात्म नगरी है, मानते हैं इसे। बिल्कुल। यहाँ के राजाओं ने आमेर रियासत से लेकर जयपुर बसाया, तब तक हजारों हजारों मंदिर बनाए। जी। पूरी देश के जितने भी प्रसिद्ध विद्वान थे, ब्राह्मण देव थे, ज्योतिषाचार्य थे, अध्यात्म गुरु थे, संत महात्मा थे और व्यापारी थे। जी। आर्किटेक्चर से जुड़े हुए लोग थे, जी। जोहरी थे। छोटे से लेकर बड़े काम करने वाले को जयपुर के राजाओं ने यहाँ बसाया, लाकर बसाया इस नगर में। ठीक है। वह सब देखने ही दुनिया आती है, और इसीलिए जयपुर समृद्धि की ओर, और पूरी दुनिया में जयपुर का नाम है। महाराजा जयसिंह जी को स्मरण करते पूरे जयपुर का नाम पूरी दुनिया में है। और जयपुर का एक मान सम्मान है। जयपुर आने के साथ ही आदमी को गुलाबी प्रसन्नता भीतर में आती है। अच्छा, जयपुर से हो, विविध खान पान हो, विविध संस्कृति परंपराएं हों, विविध मेले उत्सव इत्यादि हों, इस सब के लिए जयपुर को जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन पिछले जब कांग्रेस की सरकारें रही जी, इस जयपुर के प्राचीन आर्किटेक्चर को बिगाड़ने का काम किया गया। जयपुर के ड्रेनेज को खराब किया गया। जयपुर में व्यावसायिक गतिविधियों के चलते हुए जयपुर में चौं ओर नॉनवेज के खुलेआम दुकानें, कारखाने लगा दिए गए। मंदिरों के आसपास खुले में जिंदा जानवर बांधा जा रहा है, वहीं काटा जा रहा है, वहीं बेचा जा रहा है। खून उछलकर बाहर आ रहा है, मांस उछलकर बाहर गिर रहा है। वहाँ पर उस शॉप के आसपास में 10-20 कुत्ते बैठे होना, वहाँ से जो गोविंद देव जी के जा रहे हैं, किसी मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, उनका गुजरना, कुत्तों का उन पर अटैक करना, मांस का टुकड़ा उनके पाँव को टच हो जाना। उस समय उनके निकलते हुए जब उसने वो चलाया तो झटके से खून या मांस उछल कर उस पर लग जाना।
और खुलेआम मांस बेचना, खाना, इस प्रकार का माहौल जी देश में राजस्थान और राजस्थान की राजधानी जयपुर, जी इस अपराकाशी में कराची जैसा माहौल बना देना, ये कतई भी उचित नहीं था। सही जिसकी मेरे क्षेत्रवासियों की शिकायत मुझे थी। मेरा विधायक बनने से पहले भी विरोध था। विधायक बनते के साथ लोगों ने मुझे कहा कि क्या ये चीज़ आज भी चल रही है या बंद करेंगे, तो बस मैं उसको बंद करने निकल पड़ा। जी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को भी तो शपथ लेना बाकी है, मुझे ये नहीं अजय शपथ से पहले ही हुआ? शपथ से पहले अच्छा मुझे ये लगा कि मेरे को लोगों ने विश्वास दिया है, जी मैं विधायक बन ही चुका हूँ। जी आज ही मुझे जो लोग कहने आ गए हाँ मेरे उस कार्यालय पर जहाँ पर मैं चुनाव कार्यालय बना था, जी आज ही मुझे लोग कहने आ गए, तो मुझे आज से ही इस काम को लगना चाहिए। ये मैंने वचन दिया था। मैं उसी वचन का ध्यान रखते हुए मैं उसी दिन उन्हीं माताओं बहनों जो शिकायत करने मुझे आई थी कि हमारे गोविंद देव जी के जाने के रास्ते में, हमारे ताड़केश्वर जी के जाने के रास्ते में, हमारे हनुमान जी के जाने के रास्ते में, हमारे स्कूल कॉलेज बच्चों के जाने के रास्ते में इस प्रकार की शॉप्स हैं जिनकी वजह से हम लोग या क्षेत्रवासी पलायन कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। इन शॉप्स को आप बंद कराएंगे, नियम कायदे में कराएंगे या अनलीगल शॉप्स है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। नहीं तो हमने उन शॉप्स को निवेदन कर दिया कि आप अपना नियम कायदे से करेंगे, ठीक है, अन्यथा मेरा एक स्लोगन है कि आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा नुकसान आप ही का है। तो वो लोगों को हमने रोका है। आज भी यही कह रहा हूँ कि जो नियम कायदे से व्यवसाय करें अपना, खाने वाला खाएगा, बेचने वाला बेचेगा, लेकिन हम लोग इस प्रकार से सड़कों पर खुलेआम जिंदा जानवर काटकर और इस प्रकार का कृत्य सड़कों पर खुलेआम नहीं करने देंगे, जिसके लिए कानून बना हुआ है। कानून नीतिगत आप काम करें, हमें कोई आपत्ति। तो ये पूरा बंद अभी ये मतलब अब बंद हो गया, आपको शॉप्स चालू नहीं है हवा महल के? अगर कहीं कहीं शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई के लिए निगम इसके जिम्मेदार है, निगम को हम निवेदन करते हैं और इस प्रकार की शॉप्स लगभग काफ़ी कम हुई है। जी अवैध रूप से कोई शॉप नहीं चलेगी, लाइसेंस लेके आप नियम से करेंगे, बंद करके करेंगे। जहाँ जानवर कटता है जी वहाँ कट के मिलता है फिर बेचा जाता है, ऐसा कुछ नियम है। ये नहीं है कि अब जिंदा जानवर आप रोड पे रखेंगे अच्छा और वहीं पर काटेंगे वहीं बेचेंगे, वहाँ 10-20 कुत्ते बैठे रहेंगे और माता बहनें स्कूल के बच्चों को परेशान करेंगे, बिल्कुल। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, न करने देंगे। स्वामी जी मुझे अब एक बात बताइए, पहले भी ये लोग बोलते थे, आज भी ये बोलते हैं कि आप एंटी मुस्लिम हैं, आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? क्या ये कभी जो लोग की विचारधारा है कभी बंद होगी या लोग बोलते ही रहेंगे इस चीज़ को? देखिए, संविधान के द्वारा मैंने शपथ ली है और मेरी विधानसभा हवा महल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रहता है। जी ये माने कि 50-50 है, लेकिन विधायक चुनने के बाद में, संविधान की शपथ लेने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे किसी ने मत दिया या नहीं दिया, लेकिन जो विधानसभा कार्यालय में मेरे आएगा, जन सुनवाई या समस्या समाधान हेतु आएगा, उस समाधान का निराकरण करना वो मेरा जिम्मा बनता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं और उसका प्रमाण है मेरी ऐप भी। आप लाइव उठाकर देख लें, अनगिनत मुस्लिम समाज के लोग, बहन बेटियां हों, बच्चे हों, पुरुष हों, वो मेरे कार्यालय पर आते हैं अपनी समस्या लेकर और मैं हाथों हाथ निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी हो या जो डिपार्टमेंट हो बात करता हूँ। और आपने देखा हो कि मैंने विकलांगों को स्कूटियाँ वितरण की मेरे विधायक कोष के द्वारा। मैंने जो स्कूटियाँ वितरण की थी विधायक कोष के द्वारा, जितने मेरे पास में एप्लीकेशन आए थे जो नियम अनुरूप जो हम दे सकते थे, उन सब में लगभग 6 तो मुस्लिम थे। तो इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। ये वह लोग लगाते हैं जो वाकई में सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार की योजनाएं, आदरणीय राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय जिस प्रकार की योजनाएं लाते हैं, तो क्या उसमें लिखा होता है कि ये एच को मिलेगी कि एम को मिलेगी, हिंदू को या मुस्लिम को? सबको बराबर मिलता है ना जी। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जब रहीम को मिल रहा है, राम को भी मिल रहा है। सलमा को पेंशन मिल रही है तो कहीं सीता को भी मिल रही है। इस प्रकार के मिथ्या, इस प्रकार की बातें फैलाने वाले ये विपक्ष के लोग हैं।
कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की वजह से इनके वोटर्स ने भी को त्याग दिया है। हम वह लोग हैं जो हमारे क्षेत्र का रहने वाला, हमारे देश प्रदेश का रहने वाला, वह मतदाता है या नहीं है, वह हमारा परिवार का सदस्य है, उसकी सेवा करना यह हमारा प्रथम दायित्व और धर्म बनता है। जिस धर्म को हम कर्म के साथ करके और लोगों के हृदय में हम जगह बना रहे हैं, हमारे पास में हम सबकी, हाँ ये बात अलग है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, सनातनी हूँ और मेरी सनातन का पक्ष पहले रखता हूँ। मेरी संस्कृति, मेरा धर्म सर्वोपरि है और क्यों नहीं रखूँगा। ये देश भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं के माध्यम से जाना जाता है। इस देश में यमन, मुग़ल और अनगिनत आतंकताई आए, औरंगजेब जैसे आए, बाबर जैसे आए, इन्होंने देश को लूटा है। तो मैं उनकी बात क्यों कहूँगा, मैं अंग्रेज़ों की बात क्यों कहूँगा, उन्होंने लूटा है। मैं तो मेरे देश की धर्म संस्कृति की बात कहूँगा और इसे लेकर पूरी दुनिया में जाऊँगा। और सनातन संस्कृति ही पूरी दुनिया को जोड़ने का एक माध्यम है। यही वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला है, यही सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाला है। बाकी जितने पंथ हैं, धर्म सिर्फ एक सनातन है, बाकी सब ये पंथ है। ये पंथ जो है ये कोई 1400 साल पुराना है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, इससे पुराने नहीं है। भारतीय संस्कृति, धर्म सर्वाधिक पुराना है और पूरी दुनिया में यही था। और आप हम सबके इस भारतवर्ष में सनातन संस्कृति परंपराओं की वजह से आपका हमारा देश आज तक बचा हुआ है। अन्यथा इस देश को भी हथियाने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए थे, रचे जा रहे हैं। इसलिए ये बात तो मैं मेरे धर्म संस्कृति की हमेशा कहूँगा। लेकिन देश में रहने वाला, प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई वंचित है, किसी समस्या से ग्रस्त है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करना मेरा धर्म और दायित्व है। यही मेरा सनातन कहता है, जिसे मैं आगे करता हूँ। आप सुनते हैं समस्या जो आप सारे वीडियो उठाकर मेरे देख लें, लाइव उठाकर मेरे देख लें, आपको उससे सारा सामग्री मिल जाएगी। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनके मुंह पे ही तमाचा होगा। मैंने एक महिला भी आई थी, एक नहीं अनेकों महिला, अनेकों बहनें आती हैं। अच्छा, अनेकों बहनें आती हैं, अनेकों भाई आते हैं जो पीड़ित हैं। अच्छा, और समस्याएं कैसी कि हम 3 बेगम हैं, हम 4 बेगम हैं। वो हमारी अपनी पुत्री को बेगम बनाना चाहता है। क्या बात जो कर ऐसी रहे हैं? मले सोच वाले लोग हैं, ऐसी नीच हरकत वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तो प्रताड़ित करना चाहिए, उनको सज़ा दिलानी चाहिए। वो माताएं बहनें आकर लाइव बोलती है, आप उठाकर देख ले सभी वीडियो, उनके मुख से सुन लें तो वो सामने आपके। इसलिए ये बात कहना गलत है कि मैं विरोधी, मैं किसी के विरोधी नहीं हूँ। हाँ, मेरे धर्म के, मेरे सनातन संस्कृति का कोई विरोधी है तो मैं उसका विरोधी हूँ। एक और चीज़ हुई थी कि एक टीचर का इवेंट चल रहा था, वहाँ पे लोगों ने आपत्ति जताई और ये भी काफ़ी हेडलाइंस बड़ी, लोग सुर्खियाँ में, आपकी जो न्यूज़ है वो सुर्खियाँ में बड़ी आई कि वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाया आपने उस टीचर्स डे के इवेंट पे। असली मांझा क्या था और क्या हुआ था? जितना मैंने देखा था, कोई व्यक्ति था और वो शायद मुस्लिम थे, वो जब ये नारे लोग लगा रहे थे तो वो शायद नारे नहीं लगा रहे थे और फिर आपने बोला कि भाई तुम नारे क्यों नहीं लगा रहे हो। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? एक अध्यापकों का सम्मेलन था, मुझे बुलाया गया था जी। मैंने अपना उद्बोधन समाप्ति के बाद में सबसे राष्ट्रगान का आह्वान किया जी। मैंने सबसे वंदे मातरम, भारत माता की जय जी, इसके लिए आह्वान किया जी। लगभग सभी लोगों ने राष्ट्रगान भी किया और वंदे मातरम, भारत माता की जय भी। जी, जी। 2-3 लोग ऐसे थे जिनके तुर्क दाढ़ी थी। तुर्क दाढ़ी समझते हैं? जी, जी। मूछ नहीं होती, दाढ़ी होती जी। और सर पे जालीदार टोपी थी और उन्होंने एक सूट पहन रखा था और अध्यापक ही वो बताए गए। 2-3 लोग थे ऐसे। अच्छा। उनमें एक बुरके में एक अध्यापिका भी थी। मैंने जब उन पर बराबर ध्यान दिया तो उन्होंने तो राष्ट्रगान में हिल रहे थे, राष्ट्रगान में खुजली कर रहे थे, अच्छा। राष्ट्रगान में बैग संभाल रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। और वंदे मातरम, भारत माता की जय में मैंने कहा सब हाथ उठाकर वंदे मातरम, भारत माता की जय बोले। जी। तो उन्होंने उस बात को ऐसे सोचा कि जैसे कोई मैं कुछ भी कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। मैं उस चीज़ से विचलित हो गया। क्या इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ सोचते हैं? जो व्यक्ति वंदे मातरम नहीं बोलता, जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो राष्ट्रगान की मर्यादा, नियम, कायदे में नहीं रहता, मुझे लगता है वो देश विरोधी है। ऐसे लोगों को फिर देश में रहने का अधिकार नहीं है।
जी। जो इस देश के प्रति उनकी भावना नहीं है, देश के ध्वज के प्रति उनका भाव नहीं है, सम्मान नहीं है, इस देश के राष्ट्रगान वंदे मातरम भारत माता के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे लोगों को देश के बाहर जाना ही उचित है। तो वह देश विरोधी लोग हैं मेरी नज़र में, जो भारत माता के लिए जिनका समर्पण नहीं है, जिनका भारत माता में विश्वास नहीं है, देश में रहकर, और देश विरोधी सोच वाले लोग ही मैं ऐसे लोगों को संज्ञा देता हूं। अभी रिसेंट की बात है, अब कुछ शायद 4-5 महीने हो गए होंगे, एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ था और आपने सब जगह पेश किया था कि आपको धमकी मिली थी। वायरल हुआ वो चीज़, आपने बोला कि ऑपोजिशन का है या इसका काम है, ये है। ऑपोजिशन ने ये चीज़ बोली कि अगर उनको धमकी आई है तो वो हमारे पास आए, हम FIR कराते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाता, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है ध्यान देने के लिए, काम करने के लिए। सही बात है। वही लोग और उनके ही लोग मुझे फ़ोनों पे धमकी दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने दी है, नाम लेके दे रहे हैं। अच्छा, नाम लेके दिए उन्होंने कि भाई फलाने आदमी का आदमी बोल रहा हूँ मैं, ये है वो है। वही लोग धमकियाँ दे रहे हैं, वही लोग जान से मारने का कह रहे हैं, और वही लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आइए। देखिए, हमारे प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पुलिस, भाजपा का सुशासन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का नेतृत्व जी, इस प्रदेश को मजबूती, विकास और सशक्त बना रहा है। प्रदेश की हमारी पुलिस होगी, फौज हो, उस पर हमें विश्वास है। मुझे नहीं लगता विपक्ष से मुझे किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष तो अब स्वयं इस देश की और प्रदेश की जनता से असुरक्षित है, क्योंकि प्रदेश की और देश की जनता ने विपक्ष को डिलीट मार दिया है, और इस देश की सेवा का जो अवसर कभी दिया था उस पर वो खरे न उतरे, 100 के 100 घोटाले किए। तो अब प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता ने उनसे उम्मीद त्याग दी, तो मैं भी उनसे उम्मीद रखता रही। आज भी आपको धमकी आती है? आज भी, आज तक? सीरिया से आ चुकी है, लखनऊ से, बेंगलुरु से, दिल्ली से, हैदराबाद से अनगिनत धमकियां मुझे कई बार आती रहती है, आई है। और ये धमकियों के पीछे एक ही उद्देश्य है कि मैं सनातन संस्कृति धर्म की बात ना कहूँ, मैं हिंदुत्व की बात ना कहूँ, मैं मेरे मठ मंदिर पूजा प्रार्थना की बात ना कहूँ, मेरे देश प्रदेश के हित में, मेरे संस्कृति परंपराओं के हित में मैं काम ना करूँ। और देश विरोधी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे इन बातों से पीड़ित होकर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन मुझे मेरी माँ भारती पर, मेरे बजरंगबली पर और मेरे देश के नेतृत्व पर विश्वास है, इसलिए मैं इन धमकियों से कदापि नहीं घबराता। क्या बात। युग चरण डायलॉग्स पे आपको कैसा लगा, और शिवम पुरोहित से बात करके आपको कैसा लगा? जैसा शिवम जी, मैंने आपके ब्रॉडकास्ट देखे, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी शख्सियतों को दिखाया हो आपने, आम को भी दिखाया है आपने, खास को भी दिखाया है, लेकिन जिस बेबाक तरीके से आप सवाल करते हैं और इस समय की युग की जो आवश्यकता और मांग और जो चर्चाएं हैं, जो बात है, उसे रखते हैं, आपके इस मंच के माध्यम से, इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, शिवम पुरोहित जी की इस टीम और सुराना जी की इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से जो आप मन चित्त में और हृदय में जगह बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से लोगों को आप ब्रॉडकास्ट से जोड़ रहे हैं और लोगों की बात उन तक, बातों का आदान प्रदान करके इस धर्म, देश, संस्कृति, इस भारत भूमि की कीर्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक अध्यात्म गुरु होने के नाते मैं आपको शुभ आशीष प्रदान करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और वही माँ भारती बजरंगबली से यही आराधना करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में सफल हों और इसी प्रकार से लोगों की मन की बात निकाल कर और लोगों की बात जो लोगों के सवाल हैं उनके आंसर उन तक पहुंचाने का काम आगे बढ़ाते रहें। ये सिलसिला इसी प्रकार से क्रम बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके,
और मैं यूथ की तरफ से एक चीज़ आपसे सवाल तो नहीं पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा आजकल लोग अपने चेहरे को देख के लगता है, आपके चेहरे पे इतनी चमक कैसे रहती है, इतना ग्लो आपके फेस पे? कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिदिन का योग अभ्यास, प्राणायाम, जी। गोमाता की सेवा, यज्ञ, पूजा पाठ, मेरी प्रार्थना और नारियल का तेल। क्या बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये थे स्वामी बाल मुकुंद जी। आई होप बहुत अच्छा लगा वो ये कॉन्वर्सेशन आपको। हमने बहुत करीब से उनको जानने की कोशिश करी, आपके जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें चलती रहती हैं, वो उससे बात करने की कोशिश करी, उस पर विचार करने की कोशिश करी। सो थैंक यू सो मच। सी यू द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज शिवम पुरोहित साइनिंग ऑफ।